सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जॉइंट स्टेटमेंट जारी Deutschland und Indien die umfassende Kooperation weiterzuentwickeln. Im wirtschaftlichen Bereich dazu gab es intensive Gespräche, aber auch in vielen Facetten der politischen Zusammenarbeit, denn wir sehen uns denselben Herausforderungen in der Welt gegenüber. In unserem Gespräch heute ist zum Beispiel das Thema des Kampfes gegen den Terrorismus als eine weltweite Herausforderung noch einmal ganz klar zu erkennen gewesen, wo Deutschland und Indien gemeinsam mit vielen anderen auch Seite an Seite sich entwickeln. Der Weg, den Indien vor sich hat, ist ein Weg, der dazu führen wird, dass mehr und mehr Menschen Wohlstand erleben können. Dazu muss die Infrastruktur ausgebaut werden, dazu müssen neue Städte entwickelt werden. Da ist Deutschland mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerne dabei. Sei es, dass es um Berufsausbildung geht, sei es, dass es um Infrastrukturprojekte geht. Und wir haben verabredet, dass wir auch unsere deutsch-indische Wirtschaftszusammenarbeit in den nächsten Monaten weiterentwickeln. Denn Anfang Oktober wird es die deutsch-indischen Regierungskonsultationen geben. Dort wird ein großer Teil der deutschen Bundesregierung nach Indien reisen. Und wir werden das, was wir jetzt verabredet haben, dann auch überprüfen können und schauen können, wie weit wir gekommen sind. Wir haben uns ausgetauscht heute in unserem politischen Gespräch, nachdem die wirtschaftlichen Themen auf der Hannover Messe bereits einen breiten Raum eingenommen haben, vor allen Dingen auch über Fragen der Nachbarschaft. Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass Afghanistan sich gut und vernünftig entwickelt, dass der Einsatz, den wir dort विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बड़े खुले मन से और गहराई से भारत और जर्मनी के संबंधों के बारे में हमने बातचीत की है। यह उनकी जर्मन की हितों पर ध्यान और भारत और जर्मनी के संबंधों के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं और उन्होंने कल हैनोवर में भारत के लायन के निमंत्रण को स्वीकार किया और आश्वस्त किया कि जर्मनी के ईगल द्वारा उसका ठोस उत्तर देगी। मेरा विश्वास है कि धरती का राजा लायन और आकाश का राजा ईगल की अच्छी जोड़ी बनेगी। जब मैं पिछली बार बर्लिन आया था तो उस शाम बर्लिन ने वर्ल्ड कप फाइनल में सफलता प्राप्त की थी। मैं आज यह महसूस कर रहा हूं कि भारत और जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में हम सफल हो रहे हैं और बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत में जब कोई टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या हाई क्वालिटी की बात करता है तो सबसे पहले जर्मनी का ध्यान आता है। तो यह स्वाभाविक है कि आज भारत जब आर्थिक विकास और रोजगार के लिए मेक इन इंडिया के नए रास्ते पर चला है तो उसे जर्मनी के साथ की अपेक्षा है। आर्थिक परिवर्तन या सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुधार के किसी भी उद्देश्य के बारे में सोचे तो उसमें टेक्नोलॉजी, स्किल, इनोवेशन एवं इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका होती है। मेरा जर्मनी आने का उद्देश्य यह था कि जर्मन इंडस्ट्री को भारत में आने के लिए आमंत्रित करूं और उन्हें आश्वस्त करूं कि उन्हें एक खुले, आसान और स्थिर आर्थिक माहौल मिलेगा और जिसमें प्रवेश करने में और काम करने में मेरी तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। चांसलर मर्केल और जर्मन इंडस्ट्री के उत्साह और रुचि को देख करके मैं बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। उनके फीडबैक से नीतियों को बनाने में बहुत लाभ होगा। मैंने यह निर्णय किया है कि जर्मन कंपनीज के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि उनको भारत में निवेश करने में
बिजनेस करने में आसान रहे, सुविधाएं उपलब्ध हो। भारत का मेक इन इंडिया और हमारे युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है। जर्मनी पूरे विश्व में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में लीडर माना जाता है। भारत में स्किल डेवलपमेंट हमें उनकी परिस्थितियों को देखते हुए करनी होगी। साथ ही साथ जर्मनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस बारे में विस्तार से बातचीत हुई है। उसी प्रकार साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में हम और घनिष्ठ संबंध और सहयोग बढ़ाएंगे। एक क्षेत्र जो मेरे लिए निजी रूप से और देश के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है, वह है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। जर्मनी इस क्षेत्र में भारत को बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा। आयात की जरूरत और बढ़ेगी और स्वाभाविक है कि इससे जर्मनी की इंडस्ट्री को भी बहुत लाभ होगा। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत और यूरोपियन यूनियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत 2 साल से रुकी हुई है। मैंने चांसलर मर्केल से आग्रह किया है कि भारत और यूरोपीय यूनियन की बातचीत को जल्द से शुरू किया जाए तथा संतुलित और दोनों पक्षों के लिए लाभदायक एफटीए संपन्न किया जाए। भारत एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। आशा करता हूं कि जर्मन इंडस्ट्री इसमें गर्मजोशी से भाग लेगी और आपकी सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। चांसलर मर्केल और मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की है। भारत में हमारा यह मानना है कि यूरोप की आर्थिक गति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और यूरोप में स्थिरता वैश्विक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चुनौतियों पर जर्मनी के नेतृत्व की विश्व की अपेक्षा है। मैं ईरान से सफल बातचीत के लिए आपका भी सराहना करता हूं। इससे पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम एशिया में अस्थिरता हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर असर करती है। अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विकास दोनों के लिए महत्व रखता है। इस शताब्दी में एशिया पैसिफिक क्या दिशा लेता है, वह सबके लिए मायने रखता है। आतंक फैल रहा है और नए स्वरूप ले रहा है। इसका खतरा अब विश्व के सभी भूभाग में हम करीब से अनुभव कर रहे हैं। इस वैश्विक चुनौती के लिए व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, जिसमें भारत और जर्मनी मिलकर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में समुद्री, साइबर और आंतरिक सुरक्षा सभी के लिए चिंता का कारण बन सकता है और इसमें सहयोग बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी दोनों देश ऐसे हैं जिसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का अधिकार है और इससे विश्व भी लाभान्वित होगा। हम दोनों चाहते हैं कि 70वीं वर्षगांठ तक एक उत्तम अवसर बने
जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को पूरा किया जा सके। हम दोनों पेरिस में एक सफल COP21 की अपेक्षा करते हैं। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सफल और उत्पादक यात्रा के लिए मैं आप सभी को विशेष रूप से चांसलर मर्केल का आभार प्रकट करता हूं और अक्टूबर में मैं चांसलर मर्केल की भारत की यात्रा का उत्सुकता से इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Epicenter of terrorism is in South Asia, in our India's vicinity. What do you say? How should India and Germany cooperate in this? And what is the message for those countries who give shelter to terrorism? मैं मानता हूं कि टेररिज्म ये मानवता को लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो भी मानवतावाद में विश्वास करते हैं, उनकी भाषा कोई भी हो, भूभाग कोई भी हो, परंपराएं कोई भी हो, लेकिन मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। और सभी मानवतावादी शक्ति एक स्वर से, एक ही इंटेंसिटी के साथ बोलने की आवश्यकता है, कलेक्टिवली एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले हम जब भारत के लोग दुनिया को आतंकवाद के खतरे की बात बताते थे, तो कुछ लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज दुनिया को समझ आया कि कितना भयंकर रूप होता है और ये मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है। जब तक हम मानवतावादी शक्तियों को एकत्र नहीं करते हैं और हम आतंकवाद के सामने समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको खुला मैदान मिल जाता है। उनको शस्त्र जहां से मिलते हो, उस पर से रोक कैसे लगे। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं, तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के हैं, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। अगर ये एक मूड बनता है और हम आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, यूनाइटेड नेशन में बहुत लंबे अरसे से एक प्रस्ताव चर्चा पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद की डेफिनेशन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि जब यूनाइटेड नेशन अपने 70 साल पूर्ण करने जा रहा है, उस रिजोल्यूशन को पारित करें, डिफाइन करें और दुनिया के लोगों के लिए बंधनकर्ता चीजों का रेगुलेशन तैयार करें। तब जाकर के एक प्लेटफॉर्म पर से इस मानवता विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ दुनिया को एकत्र किया जा सकता है। मैं चांसलर मर्केल के विचारों से परिचित हूं। वे आतंकवाद के खिलाफ उतने ही स्पष्ट विचार रखती हैं जितना कि हम भारत के लोग, जो पिछले 30 साल से आतंकवाद से परेशान है, हम अनुभव करते हैं। और मैं मानता हूं कि अब पूरी दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है, और अधिक सजग बन करके और साथ मिल करके इस मानवता की रक्षा के लिए काम करेगी। Herr Ministerpräsident, Sie haben die Reform des UN-Sicherheitsrates erwähnt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie immer noch glauben, dass der gemeinsame Weg Indiens mit Deutschland, Japan und Brasilien, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu erreichen, der richtige Weg ist, oder ob Indien einen anderen Weg gehen möchte. Und Frau Bundeskanzlerin, nachdem die Rüstungskooperation eben angesprochen wurde von dem Ministerpräsidenten, hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn Deutschland zu einer engeren Zusammenarbeit im Rüstungssektor bereit ist. Die deutsche Industrie hat sie
auch schon aufgefordert, dafür die Exportrichtlinien für Indien zu lockern. Fange ich an bei den Exportrichtlinien, die liegen ja fest und wir entscheiden das von Fall zu Fall. Es ist ja bekannt, dass wir uns bei bestimmten Projekten auch schon im Europäischen Verbund beworben hatten, sei es um Flugzeuge, es kann auch mal um U-Boote gehen. Da sehe ich keine Probleme, da liegt jetzt im Augenblick aber keine akute Entscheidung an. Auf jeden Fall hören wir den Wunsch Indiens nach Kooperation auch in diesem Bereich durchaus mit aufgeschlossenen Ohren und werden das dann im Einzelfall jeweils entscheiden müssen, so wie das normalerweise getan wird. Das, was Sie vielleicht noch im Hinterkopf haben, da haben wir nochmal über eine Arbeitsgruppe gesprochen, das ist die Frage der Exportrichtlinien für Dual-Use-Güter. Das ist nochmal davon zu trennen von der Rüstungskooperation. Und hier gibt es eine deutsch-indische Arbeitsgruppe und wir haben verabredet, dass wir bis zu den Regierungskonsultationen diese Arbeitsgruppe auch nochmal tagen lassen, um zu schauen, ob es dort Veränderungsbedarf gibt. एक विषय जो आपने पूछा है परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, मैं दुनिया का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि ये वर्ष यूएन के 70 साल हो रहे हैं और पूरा विश्व ये वर्ष प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी का वर्ष से गुजर रहा है। विश्व को मालूम होना चाहिए कि भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में 75,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध में 14 लाख से ज्यादा भारत के सैनिकों को हिस्सा लेना पड़ा था। उसमें भारत का कोई हित नहीं था, भारत की कोई योजना नहीं थी। यूएन के बाद आप देखिए पीस कीपिंग फोर्स, सबसे ज्यादा सैनिक पीस कीपिंग फोर्स में जो राष्ट्र भेजे जाते हैं उनमें एक नाम भारत का है। पीस कीपिंग फोर्स में भी यूएन के मार्गदर्शन में उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए बार बार भारत की सराहना होती है। और भारत जिसका इतिहास और संस्कृति, कभी भी जब वह देश जिसने युद्ध नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है, वो देश जहां अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वो देश जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जहां की संस्कृति परंपरा शांति को समर्पित है, उस देश को अगर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप न मिले, उसको 70 साल तक उसके लिए इंतजार करना पड़े, तब सवाल उठता है कि शांति पे भरोसा करने वाले, शांति के लिए जीने वाले, शांति जिनके डीएनए में है, ऐसे देश के प्रति अब न्याय होना चाहिए। समय बहुत चला गया है। थैंक यू। Yeah.